हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं माइंड मैप सीरीज में सेमीकंडक्टर्स। देखो, सेमीकंडक्टर एक बहुत आसान यूनिट है, बहुत स्कोरिंग है, बिल्कुल टू द पॉइंट कंसेप्ट होता है जो आपको समझना है, और टू द पॉइंट फॉर्मूला होता है जो आपको लगाना है और झम्म से आंसर निकालना है और 4 नंबर अंदर कर लेना है। तो भाई साहब, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी का गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोला हमने? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, कुछ कुछ एनसीईआरटी में जो लिखी हुई की पॉइंट्स हैं उनको जरा जान लेते हैं। इट इज एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। ठीक है, विड्थ ऑफ फॉरबिडन गैप डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है। ठीक है, जब ज्यादा गैप है ये समझ जाना बैलेंस बैंड से बहुत ज्यादा चिपक, बैलेंस बैंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है समझ जाना न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा चिपक के लगा हुआ है। और टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है, थोड़ा चेंज करता है। ये आपको याद होना चाहिए, पूछ लेते हैं कभी कभी, पूछ लेते हैं कभी कभी। अब इसी बैंड गैप के हिसाब से हम अलग अलग मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कंडक्टर, कुछ सेमीकंडक्टर, कुछ इंसुलेटर। देखो, कंडक्टर वो होते हैं जिसमें जिसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप करता है। और कंडक्टर कौन है? सब जानते हो, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है ना, ये सब कंडक्टर्स होते हैं। इनमें कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड ओवरलैप करता है। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें बैंड गैप लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कुछ कंपाउंड, है ना। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें बैंड गैप बहुत भयानक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की। मतलब अगर आप कहीं से फोटोन लेके आओ और वो फोटोन इस पे गिरे तो यहां से ये लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन को यहां पर। कब? जब इस फोटोन की एनर्जी इतनी डेल्टा ई से ज्यादा हो या फिर बराबर हो, तब तब ये यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पर एक सवाल आया है, इस पर नीट में सवाल आया है। ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू जो होनी चाहिए उससे ज्यादा होना चाहिए सी बाई लैम्डा। यहां पे देखो एक वैकेंसी बना जाएगा, इसको होल बोलते हैं, और ये यहां चला गया, इसको इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। इतनी एनर्जी चाहिए। तो आपको पता है यहां झमाझम काम चल रहा होगा, यहां तो ओवरलैप कर रहा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैलेंस वाला एक ही में काम कर रहा है। यहां गैप कम होता है तो अगर हम हीट उट देंगे तो मामला सेट हो सकता है। यहां मामला सेट होना बहुत असंभव काम है। चलो कोई बात नहीं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, पहली लाइन नीट की आई हुई लाइन है। ये नीट में पूछा गया है क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट नीट में आया है, इसको डायरी में लिख लेना बेटा। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। उसमें कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता था, यहां घटता है। तो पहली बात, सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। दूसरा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, स्मॉल इंप्योरिटी ऐड करके मस्त काम किया जा सकता है, मतलब कंडक्शन बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन होल यहां पर चार्ज करियर होते हैं, ग्रुप 4 का ये मेंबर होता है। पार्शियली कुछ कुछ दाएं बाएं भी जा सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर में हम बात करें, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.1 से लेके 3 तक बोला है, 3 नहीं लेकिन हाँ 1.2 1.5 तक की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, खैर छोड़ो। अब यहां पे जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए बात करी जाए। जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होता है, सिलिकॉन का ज्यादा होता है। लेकिन सिलिकॉन बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि इजीली अवेलेबल है, थर्मली स्टेबल है। ये थर्मली स्टेबल ना है। ये पूछा जाता है सिलिकॉन का और जर्मेनियम और सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना कितना होता है, याद कर लेना, नीट में आ जाएगा। नहीं याद रहेगा तो ओशिट आहा। ठीक है, चलो। कंसेप्ट ऑफ होल, अभी हमने बताया था होल कहां रहता है? बैलेंस बैंड में रहता है। ठीक है, होल बैलेंस बैंड में रहता है। होल जैसी कोई चीज होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन जहां ना हो उसको हम होल बोल देते हैं। इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है तभी इसकी मोबिलिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन से कम होती है। ये पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है। होल एक बोला जाए एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, अब
हम क्लासिफाई करते हैं सेमीकंडक्टर्स को। देखो सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, प्योर एक इम्प्योर। इम्प्योर दो तरह के, एन टाइप पी टाइप। प्योर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर माने इंट्रिंसिक, इम्प्योर माने एक्सट्रिंसिक, जिसमें डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग मतलब इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर कौन होता है? जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिली तो प्योर सेमीकंडक्टर है मान लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन होल आए कहां से? ये थर्मली जनरेटेड है। कैसे जनरेट हुए? थर्मली जनरेटेड है। ये थर्मली जनरेटेड क्या बवाल है? आपने हीट डाला, हीट दिया, फोटॉन्स फॉल हुए, इलेक्ट्रॉन होल फिर बन गए, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल्स होंगे। तो आप एक बात ध्यान रखना, NH इज इक्वल टू NI स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये सब में वैलिड होता है, यहां भी सब में वैलिड होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल का प्रोडक्ट NI स्क्वायर के बराबर होता है। NI क्या है? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। क्या बोला मैंने? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। अच्छा, एन टाइप क्या होता है? नाम से पता चलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की बहुतायत हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। मतलब ऐसी डोपिंग करो जिनके आखिर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। देखो सेमीकंडक्टर जिनके आखिर में 4, तो ऐसी डोपिंग करो जिनके आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां फ्री चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन बहुत रहता है, होल्स कम रहते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लोग होते हैं, इसलिए इनको डोनर बोलते हैं। ये डोनर कौन होंगे? जिनके आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो पेंटावैलेंट होंगे। तो बड़ी लॉजिकली चीजें आप समझ सकते हो भाई, जिनके आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहां मेजॉरिटी में होता है। ट्राइवेलेंट, जिनके आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो दे तो पाएंगे नहीं, उनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि 4 तो सेमीकंडक्टर में होता है, एक एक्सेस होना चाहिए। ऐसे को लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। यहां होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होते हैं। देखो यहां पे हमने बैंड गैप के हिसाब से समझा रखा है आपको। कैसे? प्योर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड जो है ऐसे रहता है, यहां पे एक लेवल होता है, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल बीचों बीच में रहता है। फर्मी लेवल वो लेवल होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 50-50%। यहां पे देखो आपने एनर्जी दी थी किसी तरीके से, यहां पे होल हो गया था, ये गया, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन देखो जाके लप से बैठ गया जाके। ऐसे आपने क्या दिया था? कहीं किसी प्रकार से एनर्जी दे रखी थी, hc/λ आपने दिया था, और ये अपना वहां पहुंच गया था। एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप जैसे इंप्योरिटी ऐड करते हो, फर्मी लेवल ऊपर चला जाता है, कंडक्शन बैंड के पास चला जाता है, फर्मी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अगर आप पेंटावेलेंट पी टाइप बनाते हो तो फर्मी लेवल बैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये पूछा गया सवाल है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहां होता है? ऊपर, कंडक्शन बैंड के पास। पी टाइप में फर्मी लेवल कहां होता है? बैलेंस बैंड के पास होता है, ठीक है। समझ में आया? अब यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, ऑब्वियसली। यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से ज्यादा होगी, लेकिन न्यूट्रल होगा। क्यों यार? जिसने दिया होगा, जो डोनर होगा, वो भी तो प्लस चार्ज होगा। तो सर आपने इलेक्ट्रॉन की स्पेशल बात, क्योंकि देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल ये वो लोग हैं जो भाग सकते हैं बहुत तेजी से। एक्सेप्टर और डोनर बहुत तेजी से भाग नहीं सकते, वो इमोबाइल होते हैं। तो यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी वो लोग जो तेजी से चल सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। होल जो है वो ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो क्या न्यूट्रल नहीं हुआ? क्या नेगेटिव चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा ना। और जो होल्स कहां से आए थे? वो थर्मल जनरेशन से आए थे। तो जब होल पैदा हुए होंगे तो क्या होगा? कुछ बॉन्ड टूटेंगे तब पैदा हुए होंगे। अच्छा, तो मतलब जो यहां इलेक्ट्रॉन है दो वजह से हैं, एक तो जिसने डोनेट किया था उसकी वजह से, प्लस एक थर्मल जनरेशन की वजह से। हां, अच्छा, जो डोनेट किए थे तो प्लस चार्ज हो गए थे, थर्मल जनरेशन से भी तो होल बने होंगे, तो ओवरऑल सब न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा, आप समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे देखो आप, जितने डोनर उतने ये प्लस प्लस हो गए। प्लस अगर आप नोटिस करो, ये थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर था, ये ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है ना। ये इलेक्ट्रॉन, ये होल, ये इलेक्ट्रॉन, बाकी सब देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल, ये इलेक्ट्रॉन और प्लस, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल ही रहता है, ओवरऑल न्यूट्रल रहता है।
मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी में मूव करने वाले लोग कौन है? इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी में मूव करने वाले लोग कौन है? इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी में मूवमेंट करने वाले ये लोग इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल अभी भी है, न्यूट्रल अभी भी है, न्यूट्रल है। तुम जानते हो क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि जितने होल्स पैदा हुए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, प्लस जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल है। अब समझ में आ गया? चलो, सेम यही कंसेप्ट यहां पे भी है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन और यहां एक्सेस में एक होल पैदा हो गया, ये देखो, ये होल पैदा हो गया। बाकी जितने होल हैं उतने माइनस माइनस हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल है। यहां पे दोनों ही करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन होल बराबर बराबर पैदा होते हैं। हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन होल बराबर बराबर पैदा होते हैं। ठीक है, तो एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में मेजॉरिटी होल, दोनों क्या होते हैं? ये सब के सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। ये देखो, मैंने यहां लिख भी रखा है, इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल ही होते हैं। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि एक्सेस चार्ज थोड़ी ना होता है। हां, चलने वाले और ना चलने वाले के हिसाब से है। यहां करंट होल्स की वजह से होती है, यहां करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, यहां दोनों की वजह से होती है। यहां जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होता है, होल भी होता है और डोनर भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन हुआ मेजॉरिटी, होल से बहुत ज्यादा। यहां पर होल्स ज्यादा हुए, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा। ये बातें आपको याद रखनी है मेरी जान। ठीक है, तो एक बात बताना जरा मुझे, ठीक है, एन टाइप में करंट किसके वजह से होती है? एन टाइप में करंट किसके वजह से होती है? कमेंट करके बताना, एन टाइप में करंट किसके वजह से होती है? अच्छा, आओ जरा यहां पे बात करें हम थोड़ी। इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन होल बराबर होते हैं, इसलिए करंट दोनों में आती है, दोनों का रोल होता है। इंट्रिंसिक में करंट डेंसिटी मैंने लिख रखी, इस पर क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया है। यही सेम चीज देखो, आप पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, पी टाइप में करंट होल्स की वजह से होती है, एन टाइप में करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। एन टाइप में करंट का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी फॉर्मूला ये होता है ना। अब यहां कंडक्टिविटी में यहां दोनों का रोल है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का रोल है। यहां पे कंडक्टिविटी में खाली होल्स का रोल है, यहां पे कंडक्टिविटी में खाली इलेक्ट्रॉन्स का रोल है। कंडक्टिविटी का इनवर्स रेजिस्टिविटी होता है। अब आपको बता दें, जब भी कभी न्यूमेरिकल आएगा इस स्लाइड से आ जाएगा। ये डीपी स्लाइड है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, आप अपनी क्लास नोट्स को लेके बैठे मेरे साथ और फटाफट उसमें मैच कराते जाएं कहां पे क्या फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि ये माइंड मैप है, फॉर्मूला सेट कराने का जुगाड़ बताया जा रहा है। फॉर्मूला सेट जल्दी जल्दी हो जाए उसकी बात करी जा रही है। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन क्या होता है? जब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक जगह ग्रो कराते हैं तो उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बनता है तो यहां पे देखो होल्स ज्यादा होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो यहां से होल का मूवमेंट इस तरफ होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा। कुछ देर बाद ये मूवमेंट रुक जाएगा, क्योंकि यहां बाउंड्री पे सारे होल्स इधर चले जाएंगे, यहां के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे, तो यहां बाउंड्री पे प्लस प्लस बचेंगे, यहां माइनस माइनस बचेंगे। मतलब ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल हो जाएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना चाहता है तो इसको इस पोटेंशियल बैरियर को जंप करके जाना होगा। मतलब इसके पास इतनी एनर्जी रहेगी तभी जा पाएगा, नहीं तो जावा नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं बैरियर हाइट। नाम बैरियर हाइट जानबूझ के दिया गया है, एक्चुअली एनर्जी गैप, पोटेंशियल है ये। ठीक है, ये बैरियर हाइट बोलते हैं। और ये जो विड्थ हो जाती है इसको बोलते हैं डिप्लीशन विड्थ। डिप्लीशन विड्थ क्या मतलब? यहां डिप्लीटेड है, मतलब यहां चार्ज कैरियर नहीं है, ना तो यहां पे होल्स बचे ना ही पे यहां इलेक्ट्रॉन बचे, तो इस इतने से रीजन को बोलते हैं डिप्लीटेड चार्ज कैरियर, मतलब डिप्लीशन रीजन। इंप्योरिटी बढ़ाने से डिप्लीशन रीजन कम होती जाती है, डब्ल्यू की विड्थ घटती रहती है। डब्ल्यू घटता है कैसे? इंप्योरिटी बढ़ाने से। इंप्योरिटी बढ़ाने से डिप्लीशन विड्थ घटता है, इस बात का ध्यान रखना। इंप्योरिटी बढ़ाने से डिप्लीशन विड्थ घटता है। तो जब पी और एन को एक साथ ग्रो कराते हैं तो होल्स इधर, इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो जो बाउंड्री के जो चार्ज होते हैं यहां के, वो क्या हो जाते हैं? यहां प्लस प्लस बच जाते हैं। ये मोटे मोटे लोग हैं, ये कौन है? एक्सेप्टर है, ये डोनर है। एक्सेप्टर और डोनर रह जाते हैं, उसके क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ पैदा हो जाती है। इन शॉर्ट बोला जाए, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल पे हो जाता है। ठीक है ना? तो अगर आपके पास इतना एनर्जी गैप है तभी जा पाओगे, नहीं तो जावा नहीं पाओगे। ठीक है, बाइसिंग करना होता है, बाइसिंग करना होता है, डायोड की बाइसिंग करना होता है। डायोड का सिंबल ऐसे बनाते हैं हम। जब इसको हाई दे देते हैं, इसको लो दे देते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। पी साइड को हाई,
एन साइड को लो देते हैं तब फॉरवर्ड बायस होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपको समझाएं तो अगर मैं बोलूंगा यहां पे 5 वोल्ट है तो यहां 0 वोल्ट होगा। अगर मैं बोलूं यहां पे 0 वोल्ट है कहने के लिए तो यहां -3 वोल्ट होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। हाई इधर होना चाहिए, लो इस तरफ होना चाहिए अगर फॉरवर्ड बायस चाहते हो तो। ठीक है। अच्छा, रिवर्स बायस में क्या हो जाता है? रिवर्स बायस में हो जाता है ये कि यहां पे हाई हो जाता है, यहां पे लो हो जाता है। मतलब अगर ऐसे लगा है, यहां पे अगर 0 वोल्ट है, यहां 10 वोल्ट है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर मान लो हम बात कर रहे हैं ऐसे, यहां पे 3 वोल्ट है, यहां 0 वोल्ट है, या यहां पे 0 वोल्ट है, यहां पे -3 वोल्ट है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। एन साइड में अगर ऐसा है, पी साइड में ऐसा है, तो जब ये रिवर्स बायस हो जाता है तो सर्किट ऐसा हो जाता है, ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है। मतलब करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होती। जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो सर्किट लगभग ऐसा हो जाता है। यहां पे डायोड का ड्रॉप लिखा जाता है, रेजिस्टेंस लिखा जाता है, वोल्टेज लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो करंट की जो वैल्यू आती है V - VD डिवाइड बाई R लिखा जाता है, ये करंट की वैल्यू होती है। यहां पे करंट मतलब भर की बहती है। ठीक है, तो ये ऑन होता है, इसको ऑन स्टेट बोलते हैं फॉरवर्ड बायस को, इसको ऑफ बोलते हैं। तो डायोड एज ए स्विच काम कर सकता है, फॉरवर्ड बायस ऑन, रिवर्स बायस ऑफ, रिवर्स बायस ऑफ। तो ये एज ए स्विच बिहेव करता है, एज ए स्विच बिहेव करता है। देखो क्या क्या घटनाएं होती हैं। पोटेंशियल बैरियर घट जाता है फॉरवर्ड बायस में, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर घट जाती है फॉरवर्ड बायस करने पे। ठीक है, डोपिंग बढ़ाने पर डिप्लीशन विड्थ भी घटती है, ये भी ध्यान रखना, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब ऑन हो जाता है, बहुत छोटा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ऑन हो जाता है मतलब बहुत छोटा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यहां पे कहा जाता है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यहां पे जो करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो होती है, ऐसी बात नहीं करंट नहीं फ्लो होती, वो थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर की वजह से होती है, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। एक करंट फ्लो होती है, ऐसी बात नहीं करंट नहीं फ्लो होती, करंट फ्लो होती है जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट हम लोग बोलते हैं। एक करंट यहां फ्लो होती है, इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। यहां पे करंट फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, यहां तो मस्त करंट फ्लो होती है। ये ऑन स्टेट कहलाता है, ये ऑफ स्टेट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, फॉरवर्ड में फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है, रिवर्स में रिवर्स करंट फ्लो होता है। इस करंट का ऑर्डर बहुत कमजोर होता है, ऑलमोस्ट जीरो करंट होता है, मेनली माइनॉरिटी की वजह से होता है, थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर की वजह से होता है। ये मेनली मेजॉरिटी की वजह से होता है, और ये करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है, मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है। अगर मैं यहां ग्राफ बना के आपको दिखाऊं, यहां पे ग्राफ बना के दिखाऊं, तो ये ग्राफ में अगर आप एक मेन बात नोटिस करो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो, तो ये यूनिट नोटिस करो। फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर का है, रिवर्स बायस में देखो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर का ऑर्डर का होता है। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ये करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाती है, ये करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाती है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही डायोड ऑन होता है, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज बोलते हैं। फिर करंट फ्लो करना शुरू करता है। जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो 0.3 होती है जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए जो आती है नी वोल्टेज जो आती है ये 0.7 होती है सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन 0.7 पे कंडक्शन स्टार्ट करता है, करंट फ्लो कराना शुरू करता है, ये 0.3 कराना शुरू करता है। अब एक बात आपको और बता दें, जो ये डायोड होता है ये नॉन ओमिक होते हैं। डायोड क्या होते हैं? नॉन ओमिक होते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। देखो इनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, अजीब सा कर्व है, इसलिए नॉन ओमिक ग्राफ है। नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन ओमिक होते हैं, ओमिक नहीं होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये चीज याद रखना आप, ये चीज याद रखना। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितने पे होता है, नी वोल्टेज कितने पे होता है। मैंने नी यहां लिख दिया क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको। अब ब्रेकडाउन कैसा होता है? ब्रेकडाउन की दो मैकेनिज्म है, एक एवलांच एक जेनर। एक एवलांच एक जेनर। जेनर ब्रेकडाउन वो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है जिसमें आप डायोड को बहुत ज्यादा डोप करके रखते हैं। तो बहुत ज्यादा डोपिंग रखते हैं तो डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है, तो बहुत कम वोल्टेज पे ही डायोड ब्रेकडाउन कर जाता है। मतलब आप इतनी एनर्जी देते हो कि बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन होता है जिसमें डायोड नॉर्मली डोप रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जब बहुत ज्यादा एनर्जी देते हो, बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगाते हो, तो इलेक्ट्रॉन पास जो अंदर रहते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है, वो कोलाइड करके बॉन्ड तोड़ना शुरू करते हैं।
तो इसमें क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कोलिजन से टूटते हैं। बहुत ज्यादा कोलिजन होंगे तो बहुत ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, बहुत ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन एक एनर्जी होनी चाहिए लगभग, तब बहुत ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर जनरेट होंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो एक बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगी, जब डिप्लीशन बिट बहुत छोटी होगी। डिप्लीशन बिट बहुत छोटी कब होगी, जब डोपिंग बहुत ज्यादा करोगे। तो जेनर ब्रेकडाउन कब होता है, जब बहुत ज्यादा डोपिंग यूज करते हैं तब। ठीक है, यह फिनोमेना क्या होती है, हाई डोपिंग से होती है, थिन डिप्लीशन बिट से होती है, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, इसको डीसी स्टेबलाइजर जैसा यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे कोलिजन से बॉन्ड टूटता है, मल्टीपल कोलिजन से। ये लो डोपिंग, नॉर्मल डोपिंग पे होता है, थिक रहते हैं, हाई पोटेंशियल पे जाते होता है, एकदम से बहुत सारा कोलिजन होता है, इसलिए एकदम से चार्ज कैरियर बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। ये जेनर ब्रेकडाउन का, ये जेनर डायोड का देखो सिंबल ऐसा होता है, जेड जैसा बना होता है, जेड जैसा बना होता है, जेड जैसा होता है। यहां पे आके ब्रेकडाउन हुआ है, देखो एवलांच में क्या होता है, यहां आके ब्रेकडाउन होता है, ये एवलांच ब्रेकडाउन है। एवलांच ब्रेकडाउन ज्यादा वोल्टेज पे होता है, जेनर ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पर होता है। जेनर ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पर होता है, एवलांच क्या होता है, ज्यादा पर होता है। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पे एक सर्किट लगा हुआ है, ये R2 है, ये R1 है, ये V है, ये VZ है। अगर R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कम है, R2 ज्यादा है, V की वैल्यू ज्यादा है VZ से, तो ब्रेकडाउन होने के चांस रहते हैं, तब चांस रहते हैं कि ब्रेकडाउन हो जाए। और तब ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन होता है तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बन जाता है। यहां VZ पे फिक्स हो जाता है, यहां जो करंट आती है वो आती है I2, VZ डिवाइड बाई R2। ठीक है, I1 क्या आएगा, V माइनस VZ, R1। यहां करंट क्या आएगी, जो बची कुछ करंट होगी वो आएगी, I1 माइनस I2 यहां आएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा VZ, इसीलिए इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज यहां चेंज नहीं होगा। तो आपको कुछ बातें पता चल गई, यहां I1 कितना होगा, I1 हो जाएगा V माइनस VZ डिवाइड बाई R1, ये I1 होगा, I2 कितना हो जाएगा, VZ डिवाइड बाई R2। यहां करंट फिक्स हो जाएगी, यहां करंट क्या हो जाएगी, बची करंट यहां जाएगी, I1 माइनस I2। इस पर बहुत सारा सवाल आया है, और तुम करके मुझे बताना, करके मुझे बताना। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, पहला एज ए रेक्टिफायर यूज किया जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर कुछ इस तरह से बनाते हैं, ऐसे, मतलब दो डायोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दो डायोड यूज करते हैं। अब क्या होगा यहां पे, ये इतना जो है ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, क्या ये ट्रांसफार्मर है। जब ट्रांसफार्मर है तो देखो यहां प्लस लगा है, यहां माइनस लगा है, यहां प्लस है यहां माइनस है। तो जब प्लस है तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा तो यहां करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे से फ्लो करेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, जब ये ऑफ हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो एक डायोड लगा यहां पे, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर ध्यान रखना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये ऑफ हो जाएगा, मतलब अब करंट नहीं फ्लो करेगा। अब यहां करंट क्या है, जीरो है। तो एक बार करंट फ्लो हो रही थी, एक बार करंट नहीं फ्लो हो रही थी, तो मतलब जो तुमने यहां दिया था, ये जो दिया था, एक बार करंट आएगा, एक बार करंट नहीं जाएगा, एक बार आएगा, एक बार नहीं जाएगा। तो मतलब आधी साइकिल के लिए करंट होगा, आधी के लिए नहीं होगा, आधी के लिए होगा, आधी के लिए नहीं होगा। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। एक डायोड यूज होता है, मैंने शायद गलती से दो बोल दिया था, एक डायोड यूज होता है, एट ए टाइम एक ऑन रहता है, एक ऑन नहीं रहता है, एक ऑन रहता है, एक ऑन नहीं रहता है। एक बार एक ऑन होगा, जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ऑन हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल देखो ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो जाता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज होते हैं। एक बार जब पॉजिटिव साइकिल दोगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये क्या रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये ऑफ रहेगा।
अब करंट यहां ऐसे फ्लो होगा, जब नेगेटिव साइकिल दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। अब करंट ऐसे फ्लो होगा। देखो लोड के क्रॉस करंट की डायरेक्शन वही है, ए से लेके बी तक, तो दोनों केस में देखो करंट फ्लो हो रहा है झमाझम। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, उससे पहले हम 4 डायोड वाला हाफ वो फुल वेव रेक्टिफायर देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जब प्लस साइकिल लगाओगे और यहां पे आएगा माइनस साइकिल, तो ये ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा, और यहां पे करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये ऑफ रहेगा, ऐसे करंट आएगा। प्लस साइकिल में ऐसे करंट आएगा। माइनस साइकिल में जानते हो करंट कैसे आएगा, माइनस साइकिल में जब ये माइनस साइकिल लगाओगे, यहां प्लस आएगा, तो ये करंट ऐसे जाएगी, ये करंट ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और यहां से फ्लो करके ये ऐसे होते हुए चली जाएगी ऐसे। ठीक है, तो मतलब एक बार D1 और D4 ऑन रहेगा, एक बार D3 और D2 ऑन रहेगा। तो एक बार D1 और D4 ऑन रहता है, एक बार D2 और D3 ऑन रहता है। और इसी प्रकार देखोगे लोड के क्रॉस जो करंट होती है वो दोनों केस में सेम ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ये भी फुल वेव रेक्टिफायर होता है। इसका फायदा क्या होता है, यहां पे दो डायोड मिलके रिवर्स वोल्टेज झेलते हैं, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। इसका कनेक्शन बहुत आसान होता है, क्योंकि अब बीच ट्रांसफार्मर में कोच के कनेक्शन हम नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा बढ़िया होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलो अब फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर का एडवांटेज क्या है। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी जो लिखी जाएगी 40.6, फुल वेव की 80.2, जस्ट डबल। फ्रीक्वेंसी ये देखो आधे, ये साइकिल तो पूरी यहीं पे कंप्लीट होगी ना, साइकिल तो पूरी यहीं कंप्लीट होगी यहां पे, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ये नीट का आया सवाल है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के सेम आती है, 50 हर्ट्ज दिया है तो 50 ही हर्ट्ज आएगा। इनपुट आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या आती है, सेम आती है। ये एफ होगा तो ये भी एफ ही होगा। यहां फुल वेव रेक्टिफायर में अगर आप एफ फ्रीक्वेंसी देंगे तो यहां 2f मिलेगा, क्योंकि यहां साइकिल देखो आधे में पूरा हो जाता है, एक बार में 2 राउंड मारता है। तभी यहां 50 हर्ट्ज देते हो तो यहां 100 हर्ट्ज मिलता है, 100 हर्ट्ज मिलता है, 100 हर्ट्ज मिलता है। ठीक है, कुछ वैल्यूज हैं ये याद कर लो आप। आरएमएस वैल्यू I0/2 होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, आरएमएस वैल्यू I0/2, इसकी I0/√2, इसकी ज्यादा होती है। इसका डीसी 2I0/π, क्योंकि जस्ट डबल होता है, 2 लूप चलते हैं, इसका I0/π। इसका रिपल फैक्टर 1.21 होता है, इसका रिपल फैक्टर 0.48 होता है। ये रिपल फैक्टर है। ठीक है, हाफ वेव में ज्यादा रिपल है। एलईडी फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है, हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज होता है। एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज होता है। एलईडी फॉरवर्ड बायस में यूज होता है, इसलिए इसका जब ग्राफ बन के आता है वो ऐसा ही आता है, ऐसा। एलईडी का आई वर्सेस वी ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज होता है। हैवीली डोप होती है, यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन होता है, उसके वजह से करंट पैदा होती है, मतलब उसकी वजह से लाइट पैदा होती है। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बाइन करते हैं तो hc/λ का फोटोन रिलीज करते हैं। ये फोटोन यहां से रिलीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रिकॉम्बिनेशन से बनता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रिकॉम्बिनेशन से बनता है। फोटोडायोड रिवर्स बायस में यूज होता है। यहां लाइट पड़ती तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, ये मूव करना शुरू करते हैं, करंट पैदा होती है। कभी कभी लाइट नहीं पड़ती तब भी कुछ करंट पैदा होती है, उसको डार्क करंट बोलते हैं, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से पैदा हो जाती है, खुद की वजह से पैदा हो जाती है, डार्क करंट होती है। वैसे जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होते हैं, वैसे वैसे करंट की इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ती रहती है। तो फोटोडायोड रिवर्स बायस में यूज होता है, फोटोडायोड रिवर्स बायस में यूज होता है। इसका आईवी ग्राफ रिवर्स बायस डायोड जैसा यूज होता है। ये रिवर्स बायस में क्यों यूज होता है, क्योंकि डिटेक्शन बहुत आसान होता है। यहां एक बार बताओ, मिली एम्पियर करंट है, अगर हमने मान लो लाइट एक्सपोज करी तो माइक्रो एम्पियर की करंट का बढ़ोतरी हुआ,
तो मिली एम्पियर में 1 माइक्रो एम्पियर बढ़ गया, कुछ फर्क नहीं चला। लेकिन 1 माइक्रो एम्पियर पहले करंट जा रही थी, आपने लाइट डाल दिया तो 2 माइक्रो एम्पियर करंट हो गई, तो जस्ट डबल का फर्क आया, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इसीलिए इसको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। सोलर सेल, सोलर सेल क्या होता है, लगभग फोटो डायोड जैसा ही होता है ना। तो दिखाया ऐसा गया लेकिन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। मान लो ये एन है, ये पी है, ऐसे रखा जाता है, ऐसे लाइट पड़ती है, तो यहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होते हैं, ऊपर पतला नीचे मोटा इसलिए रखते हैं, ये थिक रहेगा तो अंदर तक लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट जंक्शन पे नहीं होगा, फिर कंडक्शन नहीं होगा मस्त तरीके से। इसीलिए क्या करते हैं, ऊपर पतला में नीचे मोटा रखते हैं, जो लाइट में एक्सपोज रहता है वो पतला रहता है। इसका आई वर्सेस बी ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। पूछा गया सवाल है, आई वर्सेस बी ग्राफ सोलर सेल का 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है या फर्स्ट में या थर्ड में या सेकंड में, तो आप बताओगे 4th में लाई करता है। क्यों? क्योंकि देखो जब यहां पे हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो करंट बहुत भयानक बहेगी, और जब हम इसको ओपन सर्किट कर देंगे तो करंट नहीं बहेगी, और नॉन लीनियर ग्राफ होगा तो इसलिए कुछ ऐसा वैसा आएगा। होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो तो ओमिक में होता है, ये नॉन ओमिक है, ये 4th क्वाड्रेंट में आता है। याद रखना, पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मेरे ख्याल से आप क्लास की कॉपी मेरे साथ साथ रिवाइज कर रहे होंगे और मैच करा रहे होंगे आपके नोट्स से, बस यही मेरा टारगेट है कि आप अपने नोट्स से फटाफट मैच कराते रहें। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर 3 पोर्ट डिवाइस होता है। ट्रांजिस्टर 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस से मिलकर बना है। यहां पे 3 पोर्ट होते हैं, 3 पोर्ट डिवाइस होता है। एमिशन, बेस, कंडक्शन, एमिटर, बेस, कलेक्टर, ऐसे एमिटर बेस कलेक्टर ऐसे होता है। 3 पोर्ट डिवाइस होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर एनपीएन हो सकता है, पीएनपी हो सकता है, एनपीपी और पीएनएन नहीं हो सकता, ऐसे होता है। एनपीएन हो सकता है, पीएनपी हो सकता है। सिंपल पहचानो कैसे, बीच में एन होगा तो इन, तो एमिटर वाली ब्रांच में करंट इन करेगा तो एमिटर, यहां पे आउट, तो एन बीच में अगर एन होगा तो इन करेगा, तो दूसरे में तो आउट ही करेगा ना, ऐसा, ठीक है। तो सिंबल याद रहेगा ना आपको, सिंबल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, सिंबल पूछा गया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब याद रहेगा ना कौन इन है कौन पी है। एमिटर हाईली डोप्ड होता है, मॉडरेट इन साइज होता है। बेस लाइटली डोप, वेरी थिन। क्यों? कम डोपिंग रहेगी, पतला रहेगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और ज्यादा डोप कर दोगे, ज्यादा मोटा कर दोगे, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, जो कि तुम चाहते नहीं हो, ठीक है। कलेक्टर बड़ा साइज, मॉडरेट डोप। बड़ा साइज क्यों? जिससे हीट जो जनरेट हो वो आसानी से रेडिएट हो जाए, इसीलिए बड़ा साइज इसका रखते हैं। मॉडरेट डोप रखते हैं, डोपिंग ज्यादा नहीं रखते, डोपिंग हमें हमारी एमिटर की ज्यादा होती है। एमिटर वाली ब्रांच में ही एरो दिखाते हैं, बाकी बेस कलेक्टर में एरो नहीं दिखाते हैं, ठीक है। इसको 3 कॉमन मोड है जिससे हम यूज कर सकते हैं, एक एमिटर बेस, कलेक्टर बेस, और इनको मतलब 3 में हम यूज करते हैं, वैसे 4 में यूज करते हैं, लेकिन 3 हमारे जरूरत के हैं। एमिटर बेस, कलेक्टर बेस दोनों को फॉरवर्ड कर दो। दोनों को फॉरवर्ड करने मतलब होता है सैचुरेशन, मतलब ये ऑन स्टेट कहलाता है, ऑन कहलाता है, ऑन कहलाता है। दोनों को रिवर्स कर दिए, अगर दोनों को रिवर्स कर देते तो कट ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है? कट ऑफ कहलाता है, मतलब ऑफ कहलाता है। इन दोनों को मिला के यूज करते हैं तब स्विच कहलाता है। दोनों को मिला के यूज करते हो तब स्विच कहलाता है। एक अकेला स्विच थोड़ी ना होता, स्विच ऑन ऑफ दोनों करता है। एमिटर फॉरवर्ड हो, कलेक्टर रिवर्स हो, ये हमारे मतलब का है। इसको बोलते हैं एक्टिव, इसको बोलते हैं एक्टिव। तो यहां पे ये जो है एज ए एम्पलीफायर यूज होता है, एज ए एम्पलीफायर यूज होता है। सर बीच वाला इसको छोड़ो ना, ये ऐसे ही है, इंपीडेंस मैचिंग के लिए होता है, हमें मतलब ही नहीं। हमें 3 इन्हीं मोड से मतलब है, 3 इन्हीं मोड से मतलब है, ठीक है, ठीक है। इन्हीं 3 से मतलब एमिटर बेस फॉरवर्ड, ये रिवर्स, यहां पे रिवर्स लगा दो, यहां फॉरवर्ड कर दो, तो क्या जाएगा? ये एक्टिव रीजन एज एम्पलीफायर यूज होगा। दोनों को ऑफ कर दो, स्विच ऑफ, दोनों को ऑन कर दो, स्विच ऑन, ठीक है।
ज्यादातर हमें एज ए एम्पलीफायर यूज करना होता है। 20 की डोपिंग कम रखते हैं क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कम हो। ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस होता है या वोल्टेज कंट्रोल होता है, तो क्या बोलोगे? करंट कंट्रोल होता है। ठीक है, इनमें कुछ कॉमन सी बातें हैं जो गेन वगैरह की बात होती है। ज्यादातर हम कॉमन एमिटर मोड यूज करते हैं जिसमें एमिटर कॉमन होता है, एमिटर कॉमन होता है। तो यहां पे इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। ठीक है, कॉमन एमिटर मोड यूज करेंगे, एमिटर यहां कॉमन होता है। तो बेस करंट इनपुट करंट होगी, एमिटर करंट आउटपुट करंट होगी, कलेक्टर करंट आप यहां से देखोगे, कलेक्टर आउटपुट होगी, बेस इनपुट होगी। ठीक है ना, कलेक्टर आउटपुट होगी, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया था। बीवीई इनपुट वोल्टेज, आईबी इनपुट करंट, तो इनपुट रेजिस्टेंस आ गया यहां से। आउटपुट में वीसीई डिवाइड बाय आईसी। करंट गेन, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट गेन आ गया। एक टर्म होता है जो कि जेईई मेंस में कई बार पूछा गया, ट्रांस कंडक्टेंस। आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के रेशियो को बोलते हैं, आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के रेशियो को बोलते हैं। एक टर्म होता है वोल्टेज गेन, आईसी आरसी वी इनपुट, ये इतना ट्रांस कंडक्टेंस कहलाएगा। जीएम इंटू आरसी, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ये हो जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, हमने बोला ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कैसे यूज किया जाता है। ज्यादातर हम कॉमन एमिटर मोड यूज करते हैं। जब बेस करंट बहुत भयानक डाल दोगे तो ये ऑन हो जाएगा, जब बेस लार्ज होगा तो ऑन होगा, जब आईबी स्मॉल होगा तो ये ऑफ होगा। ठीक है, तो यहां पे ये देखो वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रहा है। ऑन का मतलब शॉर्ट सर्किट होना, ऑन का मतलब वी आउटपुट 0 होना क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाना। ऑफ का मतलब वी आउटपुट हाई होना, वी आउटपुट हाई मतलब वीसीसी के बराबर होना लगभग। ठीक है, तो यहां पे ये ऑफ रीजन है, वोल्टेज बहुत ज्यादा है। यहां भी ये ऑन है, शॉर्ट सर्किट है, इनपुट बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाया। ये वाला ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, एक्टिव रीजन है। तो 1 2 3 ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कहां होता है? 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, कहां होता है? 1 एंड 3 में एज ए स्विच होता है। एम्पलीफायर कहां होता है? 2 में। ठीक है, तो आई भी लार्ज होगा तो ऑन होगा, ऑन माने ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऑन मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, तो 0 वोल्टेज। स्मॉल देखो तो ऑफ रहेगा, खुल जाएगा तो वीसीसी बराबर आएगा लगभग। ठीक है, तो वीसीसी बराबर देखो, वी नॉट वीसीसी बराबर है, यहां कम है। तो ऐसा स्विच कहां यूज होता है? 1 में नहीं होता है, 1 और 3 मिला के होता है। ये पूछा गया सवाल है, पूछा गया सवाल, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, हमने क्या बोला था? हम कॉमन एमिटर मोड ज्यादा यूज करते हैं। एमिटर हमारा कॉमन रहता है दोनों साइड, वो वाला मोड हम बहुत भयानक तरीके से यूज करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, इनपुट करंट देते हो, कुछ बातें की पॉइंट नोट करना। आउटपुट बहुत ज्यादा आता है, डेल्टा पाई होता है। इनपुट और आउटपुट एक दूसरे को उल्टा चलते हैं, पाई का फेज डिफरेंस होता है, पाई का फेज डिफरेंस होता है। इनपुट से बहुत ज्यादा आउटपुट होता है, तो यहां करंट गेन आईसी डिवाइड बाई आईबी बीटा ये ज्यादा होता है, इसीलिए तो इसको यूज करते हैं, इसीलिए तो इसको यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यूज कब होता है? जब ये फॉरवर्ड होता है, कौन? बेस एमिटर, तब। और कलेक्टर एमिटर रिवर्स होता है तब। जब एज एम्पलीफायर यूज किया जाता है, एम्पलीफायर में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, और एज एम्पलीफायर यूज किया जाता है तो डेल्टा 5 पाई का आता है, उल्टा चलता है।
और गेन बहुत ज्यादा होता है। अभी हम आपको एक टेबल के माध्यम से बता देंगे। कॉमन बेस मतलब जहां बेस कॉमन है, कॉमन एमिटर जहां एमिटर कॉमन है, कॉमन कलेक्टर जहां कलेक्टर कॉमन है। कॉमन बेस में इनपुट जो होता है लो रेजिस्टेंस होता है, आउटपुट बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। इनपुट और आउटपुट दोनों लगभग लगभग हाई होते हैं। वहां पे इनपुट हाई होता है, आउटपुट बहुत कम होता है। ठीक है, अब जो अगली स्लाइड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट गेन की। कॉमन बेस में करंट गेन आता है अल्फा, जो कि 1 से कम आता है, इसीलिए इसको अवॉइड करते हैं। इसीलिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एज एम्पलीफायर यूज नहीं किया जाता है। कॉमन एमिटर एज एम्पलीफायर यूज किया जाता है क्योंकि यहां करंट गेन बहुत भयानक होता है, 100-150 के आसपास होता है। यहां का करंट गेन ज्यादा होता है लेकिन इसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक, उतना ज्यादा नहीं होता है, एज ए उसमें यूज नहीं करते। वोल्टेज गेन, ऑब्वियसली आर आउटपुट आर इनपुट को मल्टीप्लाई कर दोगे करंट गेन से तो वोल्टेज गेन बन जाएगा। आर आउटपुट आर इनपुट को मल्टीप्लाई कर दोगे वोल्टेज गेन और करंट गेन से तो वोल्टेज गेन बन जाएगा। यहां पे भी वैसे ही कुछ हाल है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कॉमन एमिटर। यही एनसीईआरटी सिलेबस में भी है, यही ज्यादा यूज भी किया जाएगा, कॉमन एमिटर। सब लोग एक बात इतनी देर में तो जानी गए, कॉमन एमिटर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, करंट गेन ज्यादा होता है। हां, आउट ऑफ फेज होता है, यहां पर विद इन फेज होता है। यहां पे डेल्टा फाई पाई होता है, यहां डेल्टा फाई पाई नहीं होता है। करंट गेन कम होता है इसीलिए यूज नहीं करते हैं इसको। ठीक है, और बीटा और अल्फा में एक रिलेशन होता है, बीटा और अल्फा में एक रिलेशन होता है। ठीक है, वो भी अभी हम आपको बताए देते हैं आगे चल के। पावर गेन में क्या हो जाएगा, करंट गेन को स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, पावर गेन बन जाएगा। बार बार जो हम बोल रहे थे बात, वो देखो यहां आ भी गई, लिखी हुई भी है। ठीक है, तो ये एज एम्पलीफाई हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, वो इंपीडेंस मैचिंग के लिए होता है, ये इंपीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं। कभी पूछे इंपीडेंस मैचिंग के लिए किसको यूज करते हो, तो उसको। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारे मतलब का है वो ये है। ठीक है, अल्फा बीटा में रिलेशन याद रखना, गामा की वैल्यू 1 प्लस बीटा होती है। अल्फा और बीटा में रिलेशन ये होता है जो कि इंपॉर्टेंट, इसी सवाल आएगा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, या फिर बोला जाए अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा हो जाता है। अल्फा गामा में रिलेशन क्या होता है, गामा इज इक्वल टू 1 माइनस गामा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ जो फॉर्मूले अभी तक बताया वो आपको याद होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करने जा रहे हैं लॉजिक गेट की। लॉजिक गेट की, ये जितने लॉजिक गेट है सब के सब डायोड से बनाए जा सकते हैं एक्सेप्ट ये। नॉट गेट केवल ट्रांजिस्टर से बनता है, लिख लो, नॉट गेट केवल ट्रांजिस्टर से बनता है, बाकी सब डायोड और ट्रांजिस्टर सबसे बन सकते हैं। क्लियर है, ये एक लॉजिकली परफॉर्म करते हैं, एक पर्टिकुलर लॉजिक के हिसाब से परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम लॉजिक गेट है। ये एक पर्टिकुलर बुलियन अलजेब्रा में जो रूल रहता है उसके हिसाब से, गिवन सेट के हिसाब से गिवन आउटपुट देते हैं, और उस इनपुट और आउटपुट के टेबल को ट्रुथ टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल बोलते हैं। 0 0 दोगे, 0 1 दोगे, 1 0 दोगे, 1 1 दोगे, तो यहां पे और है, और में क्या हो जाएगा, 0 1 1 और 1 आएगा। एंड ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका आउटपुट जो लिखा जाता है ए डॉट बी लिखा जाता है। 0 0 0 1 1 0 1 1, जब दोनों यस बोलेंगे तभी यस होगा, नहीं तो नहीं। नॉट गेट तो हमारा तुम्हारा संबंध है, हम बोलेंगे क्या हाल है, खराब है तो बोलोगे नहीं अच्छे हैं, हम बोलेंगे अच्छे हैं तो बोलोगे नहीं खराब है। उल्टा उल्टा हमारा तुम्हारा संबंध है, हम तुम जैसे उल्टा चलते ना वैसा। कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, पलट के बोलता है, ये क्या बोलता है, पलट के बोलता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, ये क्या है, ये है नैंड, एंड का उल्टा नैंड। ये क्या है, नॉर, ये क्या है, नॉर। ये नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। क्यों यूनिवर्सल क्यों कहलाते हैं, इनको यूज करके कोई सा भी गेट आप बना सकते हैं, इनको यूज करके कोई सा भी गेट बना सकते हैं, इसीलिए इनका नाम यूनिवर्सल गेट है। इनकी टेबल क्या आएगी, मैं एक की बना देता हूं, दूसरे की अपने आप तुम समझ जाओगे।
ये ए है, ये बी है, ये सी है, 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड इसका आउटपुट क्या लिखोगे? ए बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या लिखोगे? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। यहां 0 0 पे 0 आता था, यहां 1 कर दोगे। यहां 0 0 0 1 पे 0 आता था, क्या लिखोगे? 1। यहां 1 0 0 आता था, लिखोगे 1। यहां 1 1 पे 1 आता था, लिखोगे 0। ये इसका हो जाएगा। मतलब जो एंड का आता था उसका उल्टा, एंड का उल्टा, एंड का उल्टा, एंड का उल्टा। ठीक है, ठीक है। कुछ लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, जैसे ए में 0 ऐड करो तो ए ही रहेगा, ए में 1 करोगे तो 1 रहेगा, ए मिला के ए हो जाता है ना। अभी क्या है, ए को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, ए को 1 से मल्टीप्लाई करो ए रहेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर नहीं ए बोलना, ए को ए कॉम्प्लीमेंट से ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा, ए को ए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा होगा। किसी को 2 बार उल्टा कर दो सीधा हो जाएगा। ये कुछ है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अब डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है? जैसे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट था तो प्लस हटाओगे तो डॉट करोगे, इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे। यहां पे डॉट था तो कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट लगा देना। ये डिमॉर्गन्स थ्योरम हो जाती है। इसी में एक और बात आओ छोटी सी बता देते हैं, एक्सऑर गेट, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट की टेबल बना देते हैं हम आपके लिए, फिर सिंबल बना देते हैं। एक्सक्लूसिव आर मतलब हो गया जब एक्सक्लूसिव वैल्यू होगी तभी यस बोलेगा। ये अलग अलग वैल्यू है, ये एक्सक्लूसिव वैल्यू 1, ये एक्सक्लूसिव वैल्यू 1, ये एक ही जैसी वैल्यू 0। जब एक्सक्लूसिव वैल्यू होगी तब 1 बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। तो एक्सक्लूसिव का ए बी बार प्लस ए बार बी होता है। इसका सिंबल ऐसा आता है, एक्सक्लूसिव और है ना ऐसा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब एक्सनॉर क्या होता है? ये एक्सनॉर क्या होता है? ये ए है, ये बी है, ये सी आएगा 0 1। जब एक्सक्लूसिव नहीं होगा तब हां बोलेगा, तभी हां बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। ये एक्सनॉर हो जाता है, ये एक्सनॉर हो जाता है। तो बस इतना ही बताना था मुझे, छोटी सी बात करनी थी मतलब भर की, जिससे आपका पूरा रिवाइज भी हो जाए। तो मैंने ये नहीं कहा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराई, मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा दिए। ठीक है, अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, मौज में रहो। लव यू जम्म से।